नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अब जीके का मैराथन नंबर 2 आपके बीच ला चुका हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 13 जुलाई को होने वाले टेट परीक्षा में। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जो बौद्ध धर्म में जो बैल का संबंध है ये बुद्ध जीवन के जन्म से संबंधित है। देखिए, अगर बात करते हैं कि घोड़े का संबंध किससे है, तो घोड़े का संबंध जो है ये गृह त्याग से है, और स्तूप का जो संबंध है ये बुद्ध जीवन के मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण का अर्थ क्या होता है? महापरिनिर्माण का अर्थ जो बौद्ध धर्म में होता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति जो मिलती है उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्माण। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। कौन कौन से? बुद्ध, संघ और धम्म बौद्ध धर्म के 3 रत्न भी है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की दोस्तों 4 संगीतियाँ भी हुई थी। 4 संगीति जो हुई थी, पहली जो संगीति हुई थी ये राजगृह में हुई थी, और किसके शासनकाल के समय हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल के समय। तो पहली संगीति राजगृह और अजातशत्रु के शासनकाल के समय हुई थी। दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी, और शासक कौन थे? तो कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रम, राजा शासनकाल किसका था? अशोक का। और चौथी हुई थी कुंडलवन, कश्मीर। तो इसमें से आपका एक नंबर पक्का बन सकता है। तो आप ये ध्यान से सुन लें, चारों की चारों किसके शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, किसकी उपलब्धियाँ इलाहाबाद स्तंभ लेख में, शिलालेख में दर्ज है? तो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है इसमें जो है वो समुद्रगुप्त की जो उपाधियाँ हैं वो जो है वो दर्ज है। अगर मैं बात करता हूँ समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सबको पता है, लेकिन किसने कहा था ये बहुत कम लोगों को पता है। तो B.A. स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश के ऐसे राजा है जिन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि? कविराज की उपाधि भी समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। ऑप्शन में चंद्रगुप्त दिया है। अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के साम्राज्य के संस्थापक थे, और ये अपने आप को विक्रम आदित्य की कहते थे। और अगर मैं बात करता हूँ इनके गुरु का नाम कौटिल्य था, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, इनके द्वारा अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी की गई थी। देखिए, गुप्त वंश के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये की थी गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। याद रखना है, कुमारगुप्त प्रथम। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, नर्तकी की कांसे की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जाती है? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया था कि जो नर्तकी की जो कांसे की जो मूर्ति है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था? तो कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ से मिला था मृतकों का टीला, विशाल स्नानागार भी यहीं से मिला था, ये आपने याद रखना। उसी प्रकार हड़प्पा, हड़प्पा भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से हमें कांसे का बना हुआ दर्पण मिला था, धोती पहने हुए मूर्ति के चित्र मिले थे। और हड़प्पा की जो खोज है ये 1921 में दयाराम साहनी, किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और मोहनजोदाड़ो की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से जो है विशाल स्नानागार भी मिला था, ये भी आपने याद रखना है। और विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था? तो ये हड़प्पा से मिला था। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया था? तो शाहजहां का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था ये जो है पर्शियन आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा जो है छीन लिया गया था। देखिए, शाहजहां के द्वारा जो है वो मयूर सिंहासन, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो बनाया गया था, इसको नादिर शाह ने जो है वो छीन लिया था। देखिए दोस्तों, पर्शियन आक्रमणकारी जो नादिर शाह थे, इन्होंने 1739 के आसपास जो है भारत में आक्रमण किए थे, बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी 38-39 के आसपास। अगर मैं बात करता हूँ तो उस टाइम शाह आलम एक मुगल शासक होते थे, इनका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय ये यहाँ पे लूटपाट करके चला गया था, और यहाँ से ये जो है मयूर सिंहासन लेके चला गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
मदर टेरेसा किस देश से भारत आई थी? ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया था और हो सकता है कि इस बार ना आए, लेकिन कुछ और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो मदर टेरेसा जो है ये अल्बानिया की निवासी थी और उससे पहले जो है भारत की नागरिकता इसने कब ली थी? 1948 में इसने भारत की नागरिकता ली थी, भारत की सिटीजन ली थी। अल्बानिया से थी और भारत आई थी 1948 में। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मदर टेरेसा को मिला था। पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में। और कल जो लाइव में आए थे, लाइव सेशन जिन्होंने देखा था, देखिए उतना ज़्यादा अभी जो है वो मैनेजमेंट नहीं था, लाइव का सेटअप नहीं था। मैं बहुत जल्द लाइव का सेटअप आपके बीच बना रहा हूँ, फिर आपको मैं डेली जो है वो लाइव आने वाला हूँ आपके बीच, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी मेरे ग्रुप से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये नंबर दे रहा हूँ, आज शाम को 8 बजे से पहले आप जुड़ जाएं, ये मेरा नंबर है यहाँ पे। तो मदर टेरेसा की अगर मैं बात करता हूँ तो इनको सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। 1962 में ही इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार, याद रखना एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार या एशिया का नोबेल पुरस्कार जो कहते हैं ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। ये सबसे पहले किसको मिला था? भारत की किस महिला को मिला था? तो ये मदर टेरेसा को मिला था। नोबेल पुरस्कार भी 1979 में ही पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा जिनको मिला था। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये ईरान की एक महिला है जिसका नाम है नरगिस मोहम्मदी। याद रखना है इनका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरगिस मोहम्मदी जी को जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 में। और 1980 में मदर टेरेसा को एक और पुरस्कार मिला जिसको बोलते हैं भारत रत्न, और भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला थी मदर टेरेसा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शहरी जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ? तो अगर मैं बात करता हूँ शहरी जीवन का, ये क्वेश्चन हम जो है +1 2 में जब हम होते थे और हिस्ट्री पढ़ते थे, अगर आप आर्ट साइड से तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो शहरी जीवन का जो आरंभ है ये मेसोपोटामिया से हुआ था। देखिए बहुत सारी सभ्यताओं की बात जो होती है, जब भी हम सभ्यता की बात करते हैं तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन आया था सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी मैं बात करता हूँ, और ये मैराथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी मैराथन आपने देख लेनी है तभी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। मेसोपोटामिया का जो है ये, इसमें जो है शहरी जीवन का आरंभ हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम दो इसके जो फेमस नगर है उनकी बात करते हैं, जैसे हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है, किस नदी के किनारे हड़प्पा? तो हड़प्पा भैया रावी नदी के किनारे। उसके बाद जो है हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। इसके अलावा लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का स्थल है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। इसके अलावा धोलावीरा भी गुजरात में है। मित्थल हरियाणा में, और राखीगढ़ी भी हरियाणा में, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपड़ बहुत पूछा गया है, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है और ये पंजाब में स्थित है। चनुहुदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। तो हर एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना है और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी दोस्तों बन सकता है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो रोमन साम्राज्य में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी ये 509 ईसा पूर्व में हुई थी, 509 BC में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये ऑगस्टस केसर के द्वारा। क्या नाम था इनका? ऑगस्टस केसर के द्वारा जो है रोमन साम्राज्य में जो है स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि डोम ऑफ द रॉक मस्जिद कहाँ पर है? अगर मैं बात करता हूँ डोम ऑफ द रॉक मस्जिद की, तो ये जो है ये कहाँ पर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये जेरूसलम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है? तो जो धर्मसूत्र और जो धर्मशास्त्र है ना, इसमें जो है भाई 8 टाइप्स का विवाह जो है वो दर्शाया गया है, 8 प्रकारों का विवाह जो है वो दर्शाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्नियर भारत कब आया था? बर्नियर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो बर्नियर किस देश का था पहले तो पता होना चाहिए। तो बर्नियर जो है फ्रांस का एक निवासी था, और ये जो है एक चिकित्सक था बर्नियर। 12 वर्ष तक ये भारत में रहा था बर्नियर, ये भी आपने याद रखना है। अब भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है। तो ये भारत आया था 1656 में। फ्रांस से ये संबंध रखते थे, 12 वर्ष तक भारत में रहे थे। किसके चिकित्सक थे? दारा शिखो। किसके चिकित्सक थे ये? दारा शिखो के चिकित्सक थे बर्नियर जी। अगर मैं बात करता हूँ वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, ये भी आपने याद रखना है। केरल के कालीकट के निकट, ये कालीकट एक बंदरगाह है, वहाँ पर ये आए थे।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार आपके बीच बताता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली 1853 में चली थी। एग्जैक्टली अगर बात करता हूँ 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी, मुंबई से ठाणे चली थी। किसके कार्यकाल के समय? लॉर्ड डलहौजी। ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिन्होंने भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स की नीति लाई थी, हड़प नीति जिसको हम बोलते हैं, हड़प नीति लाई थी। मुंबई से ठाणे रेल भी इनके टाइम में चली थी। डाक विभाग प्रणाली, इसकी शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई थी। तार सेवा की प्रणाली भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लॉर्ड डलहौजी ने, PWD भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शुरू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी जो कुल संख्या है वो 250 है। अधिकतम संख्या 250 है। अब क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है कि अधिकतम संख्या तो 250 है, लेकिन वर्तमान में जो है वो कितने बैठते हैं, तो वर्तमान में बैठता है 245। अब 245 में से भी 12 कौन चुनता है, तो 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और 12 में से जो 233 है, अब 245 में से 12 माइनस कर देंगे तो 233, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 233 चुन के आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और लोकसभा और राज्यसभा की जो गणपूर्ति होती है, कोरम जो होता है 1/10 होता है, या याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई ये भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1/10 लोग जब तक जो है राज्यसभा और लोकसभा में नहीं आ जाएंगे तब तक वहाँ की गणपूर्ति या कार्रवाई जो है वो कोरम जो है वो शुरू नहीं होगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट आसान क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूँ ग्रैमी पुरस्कार की, ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है संगीत के फील्ड में। और अगर मैं बात करता हूँ इस बार जो है कौन सा संस्करण ग्रैमी पुरस्कार का हुआ था, तो ये 66 जो ग्रैमी पुरस्कार इस साल जो मिला था वो भारत में जो जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन का एक फ्यूजा म्यूजिक ग्रुप है, जिसको दिस मुमेर के लिए इनको मिला था 66वां ग्रैमी पुरस्कार। किसको मिला था? जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन। 2024 में इनको मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन भी ये बन सकता है। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के फील्ड में दिया जाता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के बाद प्राप्त हुआ था? अगर मैं बात करता हूँ पंचायती राज की, पंचायती राज के लिए जो है 73वां संविधान संशोधन आया था, 1992-93 के आसपास ये आया था। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से डील करता है। और अगर मैं बात करता हूँ कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है भैया दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने जो है वो संशोधन की प्रक्रिया ली है। और ये कहाँ बोला गया है, तो अनुच्छेद 368 में ये बोला गया है कि संसद जो है ये संविधान में संशोधन भी कर सकती है। और किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। और मैं पूरे पूर्णतया विश्वास के साथ ये बता रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो जो है मेहनत के साथ और अच्छे से देख रहे हो तो आपका जो है पेपर क्लियर होने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके 100 नंबर आराम से आने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा, वैसे मेरे घर में आज शादी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके बीच साइकोलॉजी की वीडियो आज और कल भी मैं प्रोवाइड करवाऊँ। कल मैं एक बड़ी मैराथन लाऊंगा जिसमें साइकोलॉजी भी रहेगा, जीके भी रहेगा। उसमें टोटल वो वीडियो जो है 1 से 1.5 घंटे की रहेगी। वैसे आप ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर स्थापना की मैं बात करता हूँ तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो यूएनओ की स्थापना हुई थी। और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ डे भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही यूएनओ डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य दिवस कब होता है, ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है। ये होता है 7 अप्रैल को। और यूनेस्को डे होता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि यूनेस्को की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर को। यूएनओ में जो देश है वो है 193। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूएनओ में जो देश है वो 193 है। यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसी प्रकार रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आता है,
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। और पुलवामा दिवस जो होता है, जिसको ब्लैक डे भी बोलते हैं, ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 को ही हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था और भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कि पर्यटन दिवस कब, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को होता है और हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा भी 25 जनवरी को मिला है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनवरी में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप दिल से कमेंट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में घड़ासरू झील स्थित है। अगर मैं घड़ासरू लेक की बात करता हूं तो ये चंबा में स्थित है। इसके अलावा चंबा में और कौन कौन सी झीलें हैं? चंबा में दोस्तों खजियार झील है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। खजियार जो है चंबा में स्थित है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा विली पी ब्लेजर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में जो है विली पी ब्लेजर के द्वारा इस झील को जो है वो दर्जा दिया गया था मिनी स्विट्जरलैंड का। अगर मैं बात करता हूँ चंबा में इसके अलावा और भी झील है, जैसे लामा झील चंबा में है, चमेरा झील एक कृत्रिम झील है, ये चंबा में है, ये रावी नदी के ऊपर बनाई गई है, ये कृत्रिम प्रकार की झील है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा कांगड़ा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन की बात करना हमारा काम है। कांगड़ा में है करेरी झील। करेरी झील कहाँ पे? कांगड़ा में। डल झील भी कांगड़ा में है और महाराणा प्रताप सागर झील भी कांगड़ा में है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मंडी की, मंडी में है पराशर झील, रिवालसर झील, पंडोह झील, कामरू नाग झील, कुंतभ्योग झील और सुखसर झील। ये कहाँ पे? ये सारी की सारी मंडी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 16 सिंगी धार का जो विस्तार है ना, ये 16 सिंगी एक श्रृंखला टाइप, ये तो हमीरपुर और ऊना दोनों में है, लेकिन वैसे ज़्यादातर हम इसको हमीरपुर में ही मानेंगे। तो 16 सिंगी धार जो है हमीरपुर में है। इसके अलावा जखधार हिल्स जो है ये ऊना में है। जखधार हिल्स हमीरपुर में है। चबूतरा हिल्स जो है ये ऊना में है। महल मोरियो जहाँ पे जो संसार चंद को हराया था अमर सिंह थापा ने, ये भी ऊना में हमीरपुर में स्थित है। गसोता मेला जो है ये हमीरपुर में लगता है। गसोता महादेव का मंदिर भी हमीरपुर में ही स्थित है। बाबा बालकनाथ जी का मंदिर हमीरपुर में है और बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज भी हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर की जो स्थापना है, हमीरपुर शहर की जो स्थापना है, ये हमीर चंद के द्वारा की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ हमीरपुर में पड़ता है नदौन। नदौन से ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी है। क्वेश्चन ये आता है कि जो नदौन है ये किस नदी के पास स्थित है? तो नदौन जो है ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। हमीरपुर की में जो है सुजानपुर की होली जो है हिमाचल में स्थित है। सुजानपुर में जो है होली महोत्सव मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश का जो सैनिक स्कूल है ये भी हमीरपुर के सुजानपुर में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ और हमीरपुर में जो विधानसभा की जो सीटें हैं ये कितनी है? 5। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर यहाँ पे दिया है, बिलासपुर में कितनी है? 4। हमीरपुर में विधानसभा की 5, ऊना में विधानसभा सीटों की संख्या 5 और कांगड़ा में कितनी? 15। सबसे ज़्यादा सीटें हैं 15 कांगड़ा में। और जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की ही सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अपराध जो 2011 के अनुसार हुए वो भी कांगड़ा जिले में ही हुए थे। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर मैं बात करता हूँ लोसर फेस्टिवल की, लोसर फेस्टिवल जो ये किन्नौर यहाँ पे दिया है, तो ये 2 जिलों में हिमाचल प्रदेश के होता है, किन्नौर और लाहौल स्पीति। किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में जो है ये लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल जो ये तिब्बतियों का एक नव वर्ष का न्यू ईयर फेस्टिवल है, तिब्बतियों के द्वारा मनाया जाता है। किन्नौर में ये तो दोनों ज़िलों में होता है, किन्नौर में भी होता है, लाहौल स्पीति में होता है लोसर। लेकिन लाहौल स्पीति में इसके अलावा और कौन कौन से? देखिए लाहौल स्पीति के कुछ फेमस फेयर एंड फेस्टिवल मैं आपको बताऊँगा। जैसे हालदा उत्सव जो होता है ये लाहौल स्पीति में होता है। लदारचा उत्सव जो है ये लदारचा मेला हम इसको बोल सकते हैं, ये लाहौल स्पीति में होता है। शिशु मेला, गोची उत्सव, ये लाहौल स्पीति में सारे के सारे होते हैं। किन्नौर में क्या क्या होता है? किन्नौर में होता है उख्यांग हो गया, फुलेज हो गया, तोशिंग फेस्टिवल हो गया। ये कहाँ पे होता है दोस्तों? ये किन्नौर में होता है। फुलेज, उख्यांग और तोशिंग ये आपने याद रखना है। सिरमौर यहाँ पे दिया था, तो सिरमौर में होता है बुढ़ा नृत्य। रासा जो है वो शिमला और सिरमौर दोनों में होता है। नाटी भी दोनों में ही होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आपने ध्यान से सुनना है। वाई चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और जिसने मैराथन नंबर 1 नहीं देखा है वो मैराथन 1 देख ले, ठीक है।
मैराथन एक अगर आपने देख लिया तो लास्ट में आपको मैं ये बताऊंगा, जब आप लास्ट तक आप जाएंगे तो इसके लिए आपको मैंने सरप्राइज एक रखा है। अगला क्वेश्चन है, माहूनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो अगर मैं बात करता हूँ माहूनाग मेले की, माहूनाग जो मेला है ये मंडी में मनाया जाता है और मंडी का ये इम्पॉर्टेंट फेयर है और इम्पॉर्टेंट ये मेला है। और माहूनाग जी का मंदिर भी है, माहूनाग देवता भी है मंडी के। देखिए अभी मंडी में जब बाढ़ आई थी तो एक मंदिर वहाँ पे डूब रहा था, लेकिन डूबने के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। वो मंदिर कौन सा है? तो पेपर में ये रिपीट हो सकता है किसी भी पेपर में। तो उस मंदिर का नाम है पंचवक्त्र मंदिर, भगवान महादेव का मंदिर है पंचवक्त्र मंदिर जो है। ये पंचवक्त्र मंदिर जो है ये 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भूतनाथ मंदिर मंडी में है, श्यामा काली मंदिर मंडी में है, कामाक्षा देवी मंदिर मंडी में है। कामाक्षा देवी मंदिर को जो है वो पैगोडा शैली में बनाया गया है। श्यामा काली मंदिर जो मंडी का है उसको डोम आर्किटेक्ट शैली में बनाया गया है। माधोराय मंदिर जो है ये भी मंडी में है और माधोराय कुल देवता है मंडी के। और मंडी में कुछ मेले भी लगता है, तो जैसे शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि का मेला मंडी में लगता है। और कहाँ पे लगता है? तो ये मंडी के पड्डल मैदान में लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मेला है शिवरात्रि का फेयर फेस्टिवल, जिसको राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल, पहले तो पता होना चाहिए प्रशासनिक मंडल हिमाचल में कितने हैं। 3 प्रशासनिक मंडल है हिमाचल प्रदेश में। 3 में से अगर मैं बात करता हूँ, सबसे छोटा जो प्रशासनिक मंडल है वो है कांगड़ा, सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है मंडी, उसके बाद बीच वाला जो मंडल है इसका नाम है शिमला। देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि कांगड़ा प्रशासनिक मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो कांगड़ा के अंदर खुद कांगड़ा आता है, चंबा आता है और ऊना आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कांगड़ा प्रशासनिक मंडल कौन कौन से जिले हैं, तो कांगड़ा आता है, खुद आता है कांगड़ा के अंदर मंडी और चंबा और ऊना। मंडी प्रशासनिक मंडल सबसे बड़ा है, इसके अंदर जो जिले आता है एक तो खुद मंडी आता है, हमीरपुर भी आता है, कुल्लू भी आता है, लाहौल स्पीति आता है और बिलासपुर भी आता है। और शिमला प्रशासनिक मंडल के अंदर शिमला आता है, सिरमौर आता है, सोलन आता है और किन्नौर आता है। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल मंडी है, सबसे छोटा कांगड़ा है और बीच वाला कौन सा है? शिमला। को टोटल प्रशासनिक मंडल कितने? 3। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 है, लोकसभा की 4 है, विधानसभा की 68 है। ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है ये है बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। डिटेल से मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, लेकिन सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन आ सकता है नीला ग्रह कहते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, लाल ग्रह जो है ये मंगल को कहा जाता है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मंगल जो है वो 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ बुध जो है वो पृथ्वी का जो है एक चक्कर 88 दिनों में लगाता है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नेपच्यून जो है ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है, ये जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष लगाता है। कितने वर्ष लगाता है भैया? 165 वर्ष। अब किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो ये वरुण को जो है हम अरुण को जो है ये लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इस ग्रह को ही हरा ग्रह भी कहा जाता है, ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है अरुण ग्रह को। इसके अलावा शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके नीचे वलय पाई जाती है और इन वलयों की संख्या जो है 7 वलय है। ठीक है, तो रिंग्स जो होती है वो किस ग्रह के नीचे होती है? तो इस शनि के नीचे है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सौर मंडल के 8 ग्रह है, टोटल ग्रह कितने? 8 ग्रहों को अलग कौन करता है? तो 8 में 4 को जो बांटता है इनर और आउटर में, आंतरिक और बाह्य में, तो ये बांटते हैं शूद्र ग्रह, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो अगर मैं बात करता हूँ उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 21 जून। अगर क्वेश्चन कल के लिए आएगा, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। ऊपर जो एरिया है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे जो एरिया है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ऊपर जो सबसे बड़ा दिन होगा वो होगा 21 जून, और 21 जून को ही अभी हाल ही में जो है क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम क्या थी, ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। अब जैसे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध, तो सबसे छोटा दिन जो है यहाँ पे कब होगा? 22 दिसंबर। अब जैसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है, तो यहाँ सबसे छोटा दिन कब होगा? 21 जून। तो उल्टा होता है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रख लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत किस गोलार्ध में आता है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में आता है। और अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा जो है
ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और चाइना के बीच कौन सी है? तो भारत और चाइना के बीच है मैक-मोहन रेखा। डूरंड रेखा अब पीओके वाला एरिया है जो अफगानिस्तान के साथ है, तो ये इंडिया और अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं। मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा जो है ये जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। उसी प्रकार एक रेखा और है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा जो है या 38 पैरेलल लाइन जो ये साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से अलग करती है। 49 पैरेलल जो लाइन है 49वीं समांतर जो रेखा है ये यूएसए को कनाडा से अलग करती है। हिडनबर्ग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडनबर्ग लाइन जो है पोलैंड को जर्मनी से अलग करती है। देखिए टेट में ये रेखाएं पूछी गई है, तभी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर छूट गया था, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस जो है वो CO2 जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। देखिए CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। CO2 गैस की मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा जितना मुझे पता है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन गैस जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन एक लेयर भी है और ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। ओजोन लेयर जो है हमें किससे बचाती है? तो ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेंजेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, उससे हमें बचाती है। और दूसरी जो बात मैं आपसे यहाँ से बताना चाहूँगा वो क्या करती है, ओजोन लेयर जो है इसको नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ट्रिक एक दिया था, भूले नहीं होंगे जो मेरे पुराने बच्चे हैं, पैसा। पी से प्रशांत, ए से अटलांटिक, तीसरे नंबर का इंडियन, चौथे नंबर का साउथर्न और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। अगर क्रम वाइज भी पूछे जाएंगे तो भी आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक दिया है जिसका नाम है पैसा। सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा आर्कटिक है। देखिए अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था, सुएज नहर। देखिए सुएज नहर चर्चा में रहती है और क्वेश्चन आ सकता है सुएज नहर किससे किसको जोड़ती है? तो ये मेडिटेरियन सी को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कौन सी नहर? सुएज कैनाल, सुएज नहर। ये भी आपने याद रखना है। और पृथ्वी पे जो 71% क्या पाया जाता है? 71% जो है वो पानी पाया जाता है। 71% पे महासागर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे गहरी गर्त और सबसे गहरा महासागर भी है दुनिया का प्रशांत महासागर। इस पे सबसे गहरी गर्त पाई जाती है। गर्त होती है गहराई। तो मारियाना गर्त, मारियाना जो ट्रेंच है ये सबसे गहरी गर्त है, 11,022 मीटर ये गहरी है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। देखिए नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूपी में स्थित है और नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन तो यूपी में स्थित है। देखिए इसके अलावा और भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत में, जैसे कि एक और है कल्पाकम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कल्पाकम जो है ये तमिलनाडु में है। काकरा पर पावर न्यूक्लियर स्टेशन गुजरात में है। कुंडलकुलम पावर न्यूक्लियर स्टेशन तमिलनाडु में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। हरिपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। ये सारे के सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है और ये सारे के सारे जो है ये भारत में स्थित है। तो ये भी आपने याद रखना है, चाहे वो काकरा पर है जो कि गुजरात में है, कल्पाकम तमिलनाडु में है, कुंडलकुलम जो है ये तमिलनाडु में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, इरुला किस राज्य की जनजाति? अब जनजातियों से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में डाल देता है। एग्जामिनर तो छोड़ता नहीं है भाई, ठीक है, मजे लेता है पूरे, ठीक है। तो इरुला की अगर मैं बात करता हूँ तो इरुला एक जो है ये तमिलनाडु की जनजाति है, तमिलनाडु की ट्राइब है। गद्दी कहाँ की? गद्दी हिमाचल प्रदेश की। और गद्दियों का एक फेमस उत्सव है जिसका नाम है नवाला। नवाला जो है भगवान शिव को जो है ये इन्होंने समर्पित है। भगवान शिव के लिए ये जो है भगवान शिव को जो है खुश करने के लिए नवाला जो है ये नवाला गीत भी गाते हैं। नवाला एक गीत भी है, ये भी आपने याद रखना है। और नवाला ट्राइब जो है ये भारत हिमाचल प्रदेश में है। ये आपने गद्दी ये जनजाति है नवाला, ये भी आपने याद रखना है। नवाला जो है इनके एक फेमस गीत है। और इसके अलावा वारली ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। वारली ट्राइब जो ये महाराष्ट्र में है। वारली ट्राइब अंगमाने कहाँ पे? नागालैंड। मुंडा ट्राइब कहाँ पे? झारखंड। मुंडा कहाँ पे? झारखंड है। अंगमाने नागालैंड है। जयंतिया ट्राइब जयंतिया की पहाड़ियाँ भी है। जयंतिया ट्राइब जो मेघालय में है। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में है जयंतिया ट्राइब। इसके अलावा मीणा ट्राइब कहाँ पे है? तो मीणा ट्राइब राजस्थान में है, ठीक है।
दोस्तों तो बात करते हैं कि भारत का अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना है तो भी 35 होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनना है तो भी 35 होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाते हैं और सीजीआई को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये दोनों बातें मैं कल लाइव क्लास में भी बता चुका हूँ। अगर मैं बात करता हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, लोकसभा का बनना है तो 25 साल उम्र आपकी होनी चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल की सबसे निम्नतम स्तर क्या है? द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो कौन सी है? तो लोएस्ट लेयर और जो एटमॉस्फेयर की है इसका नाम है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी जो ऊंचाई है ये 8 से 18 किलोमीटर है। ये भी आपने याद रखना है, कितनी ऊंचाई है? 8 से 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और मौसम आदि से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आते हैं ये क्षोभमंडल में आता है, ये भी आपने याद रखना है। और बहुत सारी चीज़, क्षोभमंडल की बहुत सारी लेयर है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, ये वायुमंडल की लेयर है। फिर आती है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर सबसे भारी लेयर है कौन सी? वायुमंडल। तो सबसे जो याद रखना है क्षोभमंडल, समताप मंडल जिसमें ओजोन लेयर पाए जाते हैं और वायुयान उड़ाए जाते हैं, मध्य मंडल, बीच वाली लेयर सबसे ठंडी मंडल, फिर आयन मंडल और फिर कौन सी? वायुमंडल। सारी लेयरें आप यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाव मेघ पाए जाते हैं? पक्षाव जो मेघ होता है वो किस ऊंचाई पे पाए जाता है? तो जो पक्षाव मेघ जो है वो 6 से 12 किलोमीटर की जनरल हाइट जो होती है उस पे पाए जाते हैं पक्षाव मेघ, जिसको हम बोलेंगे सर्कल क्लाउड। सर्कल क्लाउड जो है 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाए जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ ये सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। थंडर स्टॉर्म जो है वो कौन से क्लाउड लाते हैं? ये क्वेश्चन पेपर में आया है। तो थंडर स्टॉर्म जो लाता है ये क्यूमुलस निम्बस क्लाउड, एक नाम है क्यूमुलस निम्बस क्लाउड जो है ये थंडर स्टॉर्म लाते हैं। और कंटिन्यू जो रेन करते हैं वो करते हैं निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड। तो निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड कंटिन्यू रेन करते हैं। थंडर स्टॉर्म आंधी तूफान जो लाते हैं वो लाते हैं क्यूमुलस निम्बस क्लाउड। और जो ऊंचाई पर जो होते हैं जो सफ़ेद रंग के कपास की तरह दिखाई जाते हैं इनको कहते हैं पक्षाव मेघ सर्कस क्लाउड, और इनकी ऊंचाई होती है 6 से 12 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है। तो वो महासागर कौन सा है? तो वो महासागर है प्रशांत महासागर। थोड़ी देर ही पहले बताया था कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी गर्त है भैया, 11,022 मीटर ये गहरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए महासागर के लिए एक ट्रिक दिया है और उस ट्रिक का नाम है PAISA। जिसने ये ट्रिक लगा लिया वो हो गया पास। हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थान क्या है? मतलब कि लोकेशन क्या है? अक्षांश और पृथ्वी पे दो प्रकार की रेखाएं होती है। ये है देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण है, और पूर्व से पश्चिम कौन सी लाइन्स है? तो ये है देशांतर लाइन्स। ठीक है, तो अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से बने हुए जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड। ये भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रिड है। और हिमाचल की है 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 22 इसका जो है लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड इसका जो है 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 04 है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हिमाचल प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है ये था 972। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ का था? केरल का। ये मैं कल ही बता चुका हूँ, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से हम बात नहीं करेंगे। लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा केरल का था। कितना था? उनका 1000 प्लस था, लेकिन हिमाचल का कितना था? तो हिमाचल प्रदेश का था 972। और जनसंख्या घनत्व जो हिमाचल का था ये था 123। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ HP। तो आर्टिफिशियल लेक की मैं बात करता हूँ तो यह है, इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और जो कि बिलासपुर में स्थित है, सतलुज नदी पे है ये। अब सबसे बड़ी कृत्रिम पूछेगा, अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक पूछी जाएगी तो रेणुका है। रेणुका झील सिरमौर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है। ये भी आपने याद रखना है। रिवाल्सर लेक मंडी में है। पंडो भी एक प्राकृतिक झील है और ये भी मंडी में पड़ती है। रिवाल्सर भी मंडी में है, और सबसे छोटी कृत्रिम झील है पंडो। पौंग झील भी एक कृत्रिम झील है, ये ब्यास नदी पे है। पंडो भी ब्यास नदी पे, ये भी आपने याद रखना है, और ये भी एक कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है, गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? लेकिन इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है तो आपको एक कमेंट करना है। हर हर महादेव तो आप कर ही सकते हैं। M+ मैराथन 1
M1 का मतलब है मैराथन 1 आपने देख लिए, M1 प्लस M2 प्लस सुपर, जो भी आप इसके बाद बोलना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं कमेंट में। लेकिन आपने ये कमेंट ज़रूर करना है जिसने भी यहाँ तक ये वीडियो देखी है। मेरी गुजारिश है आपसे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने जो है वो वीडियो पूरी देखी है। तो आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन, गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गौरी देवी का टिब्बा तो चंबा में स्थित है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा में स्थित है। कुल्लू में कौन सा है? तो कुल्लू में है जी हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा जो है ये कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये कुल्लू में भी आता है। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है डिब्बी बोकरी। चंबा की सबसे ऊंची चोटी है पीर पंजाल। हमीरपुर की कौन सी है? अवा देवी। बिलासपुर की कौन सी है? बहादुरपुर। बिलासपुर की कौन सी है? बहादुरपुर। बिलासपुर में एक मेला होता है नलवाड़ी मेला, कल ही पड़ा है। बिलासपुर में दियोली फिश फार्म भी है, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर में नैना देवी की पहाड़ियाँ हैं। बिलासपुर में नैना देवी का मंदिर है। हमीरपुर के बारे में इसी टॉपिक में बात कर चुके। चंबा में गौरी देवी का टिब्बा है। कैलाश चोटी है। बहुत सारी पीर पंजाल रेंजेस भी यहीं पे है। और कुल्लू में तो क्या क्या नहीं है। कुल्लू से तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है भाई। अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।